हिस्सा होंगे। लेकिन ट्रंप इस समय जब से आए हैं सुर्खियों में छाए हुए हैं। क्यों? इन्होंने हाल ही में एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे संभवतया आप डाइजेस्ट ना कर पाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ट्रंप ने $10 मिलियन के एक इनामी आतंकी को फिलहाल बहुत ही स्मार्ट जबरदस्त आदमी कहा है। साथ ही साथ उसे इज्जत बख्शते हुए कहा है कि अब तुम्हारे देश पर आतंकियों का शासन नहीं माना जाएगा, एक जेंटलमैन का शासन माना जाएगा। इतना ही नहीं, अमेरिका तुम्हारे ऊपर से सारे प्रतिबंध हटाता है। ट्रंप ने ये जो पावर गेम किया, एक आतंकी को अचानक धोकर सामने ला दिया, इससे दुनिया के दिमाग में एक बड़ा सवाल आया। और वो बड़ा सवाल आपके भी दिमाग में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। फिलहाल चर्चा हो रही है इस समय सीरिया के राष्ट्राध्यक्ष बने हुए अल शोरा के बारे में, जिन्हें जोलानी के नाम से भी जाना जाता है। ये व्यक्ति जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने बशर अल असद की सत्ता को उखाड़ फेंका था वर्ष 2024 में, जो कि सीरिया के प्रेसिडेंट थे और रूस की मदद से शासन किया करते थे। रूस और ईरान की मदद से बशर अल असद का जो शासन था, उसी शासन को उठा फेंका इन्होंने बकायदा अल कायदा की मदद से। बाय द वे, अल कायदा वही वाला ओसामा बिन लादेन वाला, ओसामा बिन लादेन वाला जो अलकायदा है, उससे इनके क्लोज कनेक्ट थे। इसी कारण अमेरिका ने इन्हें आतंकी डिक्लेयर किया हुआ था और आतंकी डिक्लेयर करने के साथ साथ इनके ऊपर $10 मिलियन का इनाम रखा हुआ था। बाय द वे, सीरिया में क्या हुआ इस पर हमने ऑलरेडी कई सेशंस किए हुए हैं, आप चाहें तो उन्हें डिटेल में देख सकते हैं। फिर भी हल्की छोटी मोटी ब्रीफिंग मैं आपके साथ यहां पर भी कर रहा हूं। फिलहाल जिसे आप देख रहे हैं वो कभी $10 मिलियन का इनामी आतंकी हुआ करता था। अमेरिका उन्हें इस तरह से याद करता था। यहां पर इनका नाम है मोहम्मद अल जवलानी, कहीं पर जोलानी, कहीं पर अल शोरा, इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये फिलहाल ट्रंप के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाई दिए। कारण था सऊदी अरब। सऊदी अरब के जो प्रिंस सलमान हैं, उन्होंने सीरिया के इन आतंकी को, जो वर्तमान में अब असद को हटाकर सत्ता चला रहे हैं, या फिर यह कहिए कि इस समय सीरिया के प्रेसिडेंट यही हैं, उन्हें ट्रंप से मिलवा दिया। ये बाय द वे, ट्रंप से मिलना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये अमेरिका ही था जिसने इनको ढूंढकर मारने के लिए $10 मिलियन का इनाम रखा था। $10 मिलियन का इनाम जिसके ऊपर था, आज ट्रंप उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। ये तो बिल्कुल वक्त बदलने जैसी बात, जज्बात बदलने जैसी बात हो गई। या फिर यह कहिए कि ट्रंप बिकाऊ हैं, क्योंकि सऊदी के प्रिंस सलमान ने उन्हें मात्र $600 बिलियन में खरीद लिया है। $600 बिलियन में ट्रंप ने सीरिया के अंदर एक नई सत्ता को मंजूरी दे दी है। और ऐसे में ट्रंप ने सैंक्शंस हटाते हुए सीरिया से कहा कि अब तुम आजाद हो, हम तुम्हारे यहां पर नई सरकार का वेलकम करते हैं। और ट्रंप ने अपनी तरफ से इन पर से सैंक्शंस हटाते हुए इनकी तारीफ में कहा कि आप एक अट्रैक्टिव और टफ प्रेसिडेंट प्रतीत होते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि इनका क्या होगा? इजराइल क्या इस बात से खुश होगा? और बाय द वे, जिन पुतिन को इतने दिन से इज्जत बख्शी जा रही थी कि हम यूक्रेन और रशिया के बीच में समझौता कराएंगे, उन पुतिन की तो इन्होंने ग्लोबल बेइज्जती कर दी। अब ये ग्लोबल बेइज्जती कैसे हुई है वो समझ लीजिएगा, क्योंकि पुतिन ही थे जो बशर अल असद को साथ लिए बैठे थे। पुतिन ही थे जो इतने दिनों से, लगभग 50 साल से सोवियत रूस और रूस ही था जो कि असद फैमिली को सरकार में सीरिया में टिकाए हुए था। उस सीरिया से जब असद सरकार हटी तो पुतिन का ही प्रभाव मिडिल ईस्ट में कम हुआ, और जब मिडिल ईस्ट में कम हुआ तो उस मिडिल ईस्ट में कम हुए प्रभाव को अमेरिका झांपने पहुंच गया। और ऐसे में फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति सीरिया पर सभी प्रतिबंध हटाते हुए कहते हैं कि मैं खुद को फिर से स्थापित करने का आपको अवसर देता हूं और यह आपके चमकने का सही समय है, इसीलिए मैं आप पर से सारे की सारे प्रतिबंध हटाता हूं। जैसे ही सऊदी के अंदर बैठ करके इन्होंने सैंक्शंस हटाए, पूरे की पूरे ऑफिस के अंदर तालियां बजने लगी, क्योंकि सब इनका किया धरा था। आपने पूरी तरह से ट्रंप को मजबूर कर दिया कि सीरिया के प्रति आप अपना नजरिया बदलिए। लेकिन क्या यह एक दिन में हुआ था? नहीं, इसके पीछे की भी एक तगड़ी जियोपॉलिटिक्स है, क्योंकि अमेरिका को अल्टीमेटली रूस को हराना था। मिडिल ईस्ट में ना केवल रूस को हराना था बल्कि ईरान को भी धकेलना था, क्योंकि बशर अल असद जो हैं वो एक शिया मुसलमान थे और उनको ईरान की तरफ से सपोर्ट था, और दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्ला था जो भी एक शिया मुस्लिम समूह था। तो हिजबुल्ला शिया मुस्लिम, इधर की तरफ सीरिया में बशर अल असद
शिया मुस्लिम और ईरान शिया, इन शियाओं का एक समूह बना हुआ था। इसी के चलते बशर अल असद की सरकार चल रही थी। उधर से हिजबुल्ला संभाल लेता था, इधर से ईरान। और यही कारण था कि सीरिया एक प्रॉक्सी लॉन्च पैड बना हुआ था इजराइल पर हमला करने के लिए। ईरान कई बार सीरिया को यूज किया करता था इजराइल पर हमला करने के लिए। यही कारण है कि गोलन हाइट्स के अराउंड आपने काफी कंफ्लिक्ट सुना। अब ईरान को सपोर्ट था रूस का। कैसे? क्योंकि बशर अल असद को रूस का सपोर्ट था। तो एक तरह से असद की सरकार को टिकाने में जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे थे वो रूस और ईरान थे। लेकिन रूस ने पिछले 2-2.5 सालों में जो यूक्रेन से संघर्ष किया, अपने सैनिक खोए, अपने सैनिकों को सीरिया से मोबिलाइज किया, परिणाम यह निकला कि उनकी सत्ता पीछे से छिन गई। रूस की सत्ता छिनना और प्रभाव कम होना अपने आप में दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है। फिलहाल के लिए सऊदी के साथ जो इस समय हुआ वो ये है कि सऊदी ने ईरान को काउंटर करने के लिए सीरिया में नई सरकार को जगह दिलवा दी है। मतलब ये कुल मिलाकर एक पावर गेम चल रहा है। इस पावर गेम में सऊदी प्रिंस जो हैं वो इन्हें इतना सम्मान इसलिए दिलवा रहे हैं क्योंकि ईरान में अब शियाओं का शासन ना चले, सुन्नियों का शासन चले और शासन को अमेरिका से मदद दिलवाई जा रही है। लेकिन ये जितना आसानी से आपको 2+2=4 जैसा दिख रहा है, ऐसा है नहीं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि असल मायने में अमेरिका ने यहां पर एक ऐसा दांव खेला है जिसके चलते सऊदी प्रिंस अपने इस फैसले को लेकर फिर से सोचने पर विवश होंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्रंप तो ट्रंप हैं और भाई साहब व्यापारी आदमी है और गजब वाले नेगोशिएटर हैं। दुनिया के नेताओं को बोलते हैं कि वो नेगोशिएटर अच्छे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं साहब, खुद तगड़े नेगोशिएटर हैं। कैसे? आप सोचिए, एक तरफ तो सऊदी के अंदर सीरिया की नई सरकार को मान्यता दे दी कि चलो ठीक है सऊदी तुमने कहा इसलिए मान लिया, लेकिन तुमसे कहा जा रहा है सीरिया कि तुम इजराइल को मान्यता दो। इजराइल को मान्यता देते ही फिलिस्तीनियों का क्या होगा और उन सारे सुन्नी मुसलमानों का दुनिया में क्या होगा जो हमास के लिए इजराइल से लड़ रहे हैं। ऐसे में हमास अकेला पड़ जाएगा। सीरिया का समर्थन इजराइल को मिलते ही इजराइल और ताकतवर हो जाएगा। सऊदी ने जब सीरिया को परमिशन दिलवाई है, ऐसे में अमेरिका सऊदी से कह करके उन्हें भी अब्राहम अकॉर्ड पर इजराइल के साथ ले आएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिलिस्तीन का आने वाले समय में निशान खत्म हो जाएगा। ट्रंप अपनी तरफ से पहले ही बता चुके हैं कि गाजा पट्टी को वो पूरी तरह साफ करके ट्रंप सिटी बनाना चाहते हैं, ट्रंप ही वहां पर राज करना चाहते हैं। आने वाले समय में 4 सालों के अंदर यह तय मानिएगा, जिस तरह से पावर गेम चल रहा है, गाजा हो सकता है कुछ दिनों बाद केवल इतिहास रह जाए। ऐसे में फिलहाल के लिए सीरिया के लोग जश्न मनाने निकले। यह जश्न मनाना जो है यह अपने आप में दर्शाता है कि अमेरिकी प्रतिबंधों का सीरिया पर कितना खतरनाक असर था। आप देखें कि किस तरह से लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, पटाखे चलाए जा रहे हैं, लोग सड़कों पर बाहर निकले हुए हैं। सीरिया में इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि इनको अमेरिका से राहत मिल गई है। अब इनके नए दिन आएंगे और इन नए दिनों के अंदर इनमें अमेरिकी निवेश आएगा, सऊदी से निवेश आएगा। ये लोग अपनी मेडिटेरेनियन ओशन में जो लोकेशन है इसका लाभ उठाते हुए बढ़िया दुनिया में व्यापार कर पाएंगे। ऐसे में सऊदी का अनुरोध, जहां ट्रंप ने सीरिया को ताकत देते हुए एक ही दाव से 2 शिकार कर दिए, ये आने वाले समय में ट्रंप को और बड़ा लीडर बनाएगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ट्रंप ने सीरिया को जैसे ही परमिशन दी, एक दाव में उन्होंने रूस को छोटा कर दिया। रूस को इस तरह छोटा कर दिया क्योंकि असद इस समय रूस के अंदर छुप कर बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ सऊदी को अपने पक्ष में इतना ले लिया कि देखो, तुम्हारे कहने पर जिसके खिलाफ मैंने $10 मिलियन का अपनी तरफ से बाउंटी रखा हुआ था, उसके साथ मैं हाथ मिला लेता हूं, तो मेरे कहने पर तुम्हें इजराइल को मान्यता देनी पड़ेगी। तो संभव है कि आने वाले समय में ट्रंप प्रेशर सऊदी पर क्रिएट करें और कुछ भी नहीं तो फिलहाल उससे इतना ही कहें कि तुम्हें चुप रहना है जब हम हमास को खत्म कर रहे हो, गाजा को साफ कर रहे हो। असल में यह दिन सेलिब्रेशन के नाम पर सऊदी के सेलिब्रेशन का दिन नहीं है, हमास का और गाजा के दुख का दिन है। जो इस बात को समझ लेंगे वो इस खेल को समझ जाएंगे कि ट्रंप ने एक दाव से इजराइल को खुश कर दिया, सऊदी को खुश कर दिया और पुतिन को सेट कर दिया, गाजा का नामो निशान मिटा दिया। ये तमाम प्रकार के जो काम इन्होंने किए वो सीरिया से सैंक्शन हटाकर किए। इस पूरे पावर गेम को आप समझ सकते हैं। मैंने इसके बारे में आपको पूरी तरह से पहले सेशन में जानकारी भी दी थी कि सीरिया में इजराइल का हमला होता था। हमने प्रॉपर सेशंस किए और आपको पूरी जानकारी मैंने दी थी। आपको मालूम होना चाहिए एक समय पर सीरिया बशर अल असद की सत्ता के चलते और रूस के प्रेम के चलते
जबरदस्त सैंक्शन कंट्रीज में नंबर 3 पर आता था। सबसे ज्यादा रूस सैंक्शन था, फिर ईरान था और फिर सीरिया था। और सैंक्शन देने वाले कौन? ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज। क्यों देते थे? क्योंकि इन्हें लगता था कि तुम अमेरिका विरोधी हो। तो रूस तो झेल जाता था, ईरान लेकिन तबाह हो गया। सीरिया के जो हाल थे वो सबके सामने है। स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म में सीरिया का नाम शामिल किया जाता था, ईरान का नाम शामिल होता था, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा का नाम शामिल होता था। सीरिया को अमेरिका इसलिए काउंटर करता था क्योंकि यह माना जाता था कि बशर अल असद ने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा कर दिया है। बशर अल असद सरकार के द्वारा बकायदा केमिकल वेपन्स यूज किए गए थे अपने विरोधियों को दबाने के लिए, ऐसे भी उन पर आरोप लगते रहे। इसी के चलते सीरिया में बशर अल असद की जो सरकार थी उसे भी अमेरिका सैंक्शन रखता था और जो रिबेल्स खड़े होते थे उनके तरीकों को भी अमेरिका सैंक्शन करता था। यही कारण है कि ये जो अल शोरा जिनके बारे में, जुलानी जिनके बारे में बात हो रही है, इन्हें भी अमेरिका ने, क्योंकि इन्होंने सत्ता पाने के लिए अलकायदा का साथ लिया था, इसलिए उन्हें भी सैंक्शन लिस्ट में डाल रखा था। आपको मालूम होगा कि वर्ष 2024 के आखिरी में बशर अल असद का जो परिवार था वो देश छोड़कर भाग गया था। 50 साल से असद के पापा और उनका जो शासन चल रहा था वो लंबे समय के बाद शासन खत्म हुआ और शासन खत्म होने के बाद में तहरीर अल शाम का जो आतंकी ग्रुप है, इस तहरीर अल शाम के आतंकी समूह के जो लीडर हैं उन्होंने सत्ता संभाल रही थी। पता, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है यहां पर और वो आपको समझनी होगी। बशर अल असद तो चलो राष्ट्रपति थे, 50 साल से उनके फादर एंड ऑल चले आ रहे थे। उनके फादर ने 1970 में जो कि जनरल हुआ करते थे सेना में, हाफिज अल असद, उन्होंने सत्ता पर कब्जा किया था। लेकिन उसके बाद से उनका परिवार प्रॉपर सत्ता में बना रहा और रूस उसको प्रॉपर तरीके से समर्थन देता रहा। लेकिन आपके दिमाग में एक प्रॉपर प्रश्न यहां पर और आने लगेगा, और वो प्रश्न क्या होगा कि साहब अफगानिस्तान का क्या होगा? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ गया है। क्या भारत को तालिबान को मान्यता दे देनी चाहिए? क्यों मान्यता दे देनी चाहिए? क्योंकि भारत के पक्ष में बेहतर है कि हम तालिबान को रिकॉग्निशन दें, हम उसे भी एक देश के रूप में माने। अगर हमारे स्वार्थ इस तरह से, क्योंकि तालिबान ने भारत के विरोध में कुछ अगर किया है, उससे कहीं ज्यादा सीरिया के अंदर अलकायदा का साथ पाकर के इस अल शोरा ने किया है। लेकिन फिर भी अमेरिका ने अपना दाव चलने के लिए सीरिया को प्रतिबंध मुक्त किया, सरकार को मान्यता दी और उसे ही, जिस आतंकी ने पूरी तरह तख्ता पलट करके सत्ता प्राप्त की हो, उसे पूरी तरह से मान लिया कि तुम ही हो भैया यहाँ के आका ढाका लाका। लेकिन इसी बीच में अगर भारत तालिबान के साथ यही कर दे, हमने अभी अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते तालिबान को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी है, लेकिन हाँ, हम बैकडोर चैनल से उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन यदि भारत तालिबान के साथ बिल्कुल वैसे ही डिप्लोमेटिक रिलेशन वापस से ओपन कर दे जैसे अमेरिका ने इन लोगों के साथ किए हैं, तो यह अपने आप में भारत की इस क्षेत्र में एक बड़ी कूटनीतिक जीत हो सकती है। इस पर भी देश के अंदर अब थॉट विकसित होने की आवश्यकता है। हम लोग इस बात पर एडमेंट हो जाएं कि देखिए हमने तो आतंकियों को पनाह दे दी वापस से। दुनिया मान ही नहीं रही है भाई, विजेता किसी भी रूप में हो अब उसे स्वीकार किया जा रहा है। विजेता आतंक से ही अगर सत्ता प्राप्त करे, और यही कारण है कि आतंकियों के दिमाग में ऐसे ही लोग लीडर बन जाते हैं। दुनिया में जितनी भी जगह आप रिबेल होते हुए देखते हैं लोगों को, ये समझ पाते हैं कि ये हो क्यों रहा है, उसके पीछे का तर्क इतना ही है, क्योंकि उन्हें पता है कि फाइनली जीतने के बाद तो सब लोग स्वीकार कर ही लेंगे, हमको तो सत्ता पकड़नी है, सत्ता आते ही तो लोग स्वीकार कर ही लेंगे। और वही हुआ। इंटरेस्टिंग जानकारी देता हूं मैं आपको। अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो असल मायने में, तालिबान कहिए या अलकायदा कहिए, अलकायदा को समर्थन मिला था तालिबान का, असल मायने में ये सोवियत रूस को भगाने के लिए अमेरिकी प्रयास था। जब सोवियत रूस को भगा दिया तालिबान ने, फिर वही तालिबान अलकायदा को सपोर्ट कर दिया और वही अलकायदा अमेरिका के खिलाफ जाकर के खड़ा हो गया था। अमेरिका ने अफगानिस्तान का यूज भी रूस को हटाने के लिए किया था, उसमें कामयाब हुआ। हालांकि बेइज्जती यह हुई कि अमेरिका को भी अफगानिस्तान से भागना पड़ा। लेकिन सीरिया के अंदर भी ये जो आज की स्थिति बनी है, इसका उपयोग भी अमेरिका ने रूस को भगाने के लिए किया है। इसका मतलब अमेरिका का जो असली चरित्र है वो रूस विरोधी है, सोवियत रूस विरोधी है, पुतिन विरोधी है, ये सबके सामने प्रूवन है। और इजराइल हितैषी है, इसको बताने के लिए कोई और परिभाषा की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बशर अल असद, जिन्होंने कभी पुतिन के चलते सरकार को बचा के रखा था, जो अपनी तरफ से पुतिन को थैंक यू देते नहीं थकते थे कि आपने हमारी कंट्री को बचा लिया है, वही इकलौते व्यक्ति थे जिन्हें बड़े देश के रूप में रशिया का साथ मिला था। जब रशिया पीछे हटा तो वो सत्ता बचा नहीं पाए। हालांकि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ईरान ने अपनी तरफ से बशर अल असद को बचाने के लिए तमाम प्रयास किए, लेकिन ईरान भी कहीं अब धीरे धीरे एक छोटी पावर होता जा रहा है। ईरान ने कई मोर्चों पर डिफीट खा ली है, चाहे वो हिजबुल्लाह के खत्म होने की बात हो या फिर अब सीरिया का भी सत्ता अंत होना हो। यह ईरान के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है। एक टाइम पर जहां सीरिया के अंदर इस तरह से खोमेनी के पोस्टर लगते थे, ईरान के मतलब राष्ट्रपति के पोस्टर लगा करते थे, पुतिन के पोस्टर लगा करते थे, आज वो दौर है सीरिया में पूरी तरह से ईरान का प्रभाव
खत्म हो रहा है और ईरान के खत्म होते प्रभाव के लिए असली जिम्मेदार सऊदी है, जिसने अमेरिका का साथ लेते हुए ईरान को साइड में कर दिया है। तो अब सवाल यह है कि असल मायने में सीरिया में कौन किसकी तरफ था। तो देखो, जब बसत की सरकार थी ना, तो असद की सरकार के साथ रूस हुआ करता था, रूस और ईरान साथ हुआ करते थे। तुर्की क्या करता था कि कुछ मिलिटेंट्स का साथ दिया करता था, मिलिटेंट्स का साथ सीरिया ये सऊदी भी दिया करता था। ये लोग क्या करते थे, असद की सरकार को हटाना है, बोले ईरान को नीचा दिखाना है, तो एक तरह से अब तुर्की को भी एंट्री करा देते हैं। तुर्की की एंट्री कुछ इस तरह से है कि ईरान नहीं मतलब तुर्की नहीं चाहता था कि सीरिया में पनप रहे जो कुर्द हैं वो कुर्दिस्तान की मांग करने लगे। तो सीरिया के अंदर कुर्द को दबाने के लिए वो और रिबेल ग्रुप्स को हथियार दिया करता था। तो तुर्की ने भी अपनी जान बचाई इस अल शोरा के आ जाने के बाद में। अमेरिका ने आईसिस के खात्मे के नाम पर इनको सपोर्ट कर दिया है, सऊदी ने ईरान के खात्मे के नाम पर इनको सपोर्ट कर दिया। तो सब तरह से इनके लिए सकारात्मक कंडीशन बन गई। लेकिन एक बड़ा सवाल दिमाग में बनता है और वो ये है कि आफ्टर ऑल ये सब हुआ कैसे, मतलब इतना हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, और दूसरा अल शोरा इतने कामयाब कैसे हुए कि वो रूस को हराने में कामयाब हो गए। नहीं, असल में हुआ कुछ यूं है कि रूस खुद कमजोर पड़ गया था। रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पर रूस की सेना को जो नुकसान हुआ, रूस ने खुद नहीं सोचा था। दुनिया खुद ये मान रही थी कि 10 दिन के अंदर रूस जो है वो कीव में जाके बैठ जाएगा। लेकिन जिस तरह से रूस पीछे हटता चला गया, पीछा किस मायने में हटता चला गया कि 10 दिन का वॉर 2.5 साल से ऊपर खींच गया। तो वो जो समय उसने लिया उसमें उसके सैनिकों की क्षति होती रही, और सैनिकों की क्षति होते हुए सीरिया में कभी रूस के लगभग 60,000 सैनिक रहा करते थे, उन सैनिकों को उसे वापस बुलाना पड़ा। मैं आपको सीरिया के अंदर सैनिकों की बात दिखाता हूं, आप जरा तस्वीरों को देखेंगे तो समझ पाएंगे। मतलब अब तो इंटरेस्टिंग मजाक इस बात की बन रही है कि अमेरिका जिसने इसको मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बनाया हुआ था, अब वो पेज ही अमेरिका ने गायब कर दिया है। और इसमें एक और जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन बन के आई। जिनकी खुद हालत खराब थी वो भाई साहब रूस के विरोध में सीरिया के समर्थन में उतर आए। इनके हालात बताता हूं मैं आप लोगों को। हुआ ये कि जिस तरह से अभी मैंने बताया ना, असद का समर्थन दिया हुआ था, असद के समर्थन में रूस के 63,000 सैनिक काम किया करते थे, वो नंबर है ये। बहुत सारे वेपन्स लेकर के असद की सरकार का समर्थन करते हुए रशियंस सीरिया में रहा करते थे। और सीरिया में उनके रहने का मात्र सबसे बड़ा लालच ये था कि उन्हें यहां पर एयर बेस चाहिए होते थे। मतलब ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये मेडिटेरेनियन सी के अंदर, यहां पर लताकिया और टर्कुस नामक 2 जगह हैं जहां पर रशिया ने अपनी एक जगह एयर बेस बनाया हुआ था और एक जगह नेवल बेस बनाया हुआ था, ताकि मेडिटेरेनियन सी में वो अपनी पकड़ को मजबूत रख सकें। और असद के समर्थन के लिए अपनी तरफ से 63,000 सैनिक भेजे हुए थे। रूस को कभी लगा नहीं था कि इतने दिन वॉर छिड़ जाएगा, तो भैया मानता था कि सीरिया के समर्थन में तो हमारे सैनिक रह ही जाएंगे, बाकी सब काम कर लेंगे। तो सीरिया का समर्थन करते करते रूसी सैनिक खूब सारे सीरियंस को मारे हैं। जो भी विरोधी होते थे उन सबको मारने में सीरियंस की मदद करते थे रशियंस। रशियंस के खिलाफ सीरिया के अंदर माहौल बनता चला गया। माहौल बनता चला गया तो लोग चाहते थे कि यहां से अब रशियन बाहर निकल जाएं। स्थितियां पैदा करी रशिया और यूक्रेन वॉर ने। रशिया और यूक्रेन वॉर जैसे ही हुआ, उसके बाद में जुलानी जो है वो बशर अल असद को हटाने की जुगत बिठाने लग गए। जुगत बिठाने लगे तो लगाते हुए उनको यह समझ में आ गया कि अब अगर रूस खुद ही जंग में उलझा हुआ है तो वो ज्यादा दिन तक तो सपोर्ट कर नहीं पाएगा। बस इसी का फायदा उठाते हुए इन्होंने बैकडोर से काम करना शुरू कर दिया। अपने पक्ष में हथियार इकट्ठे करने, लोग इकट्ठे करने, जनमत जुटाने का काम शुरू किया, और धीरे धीरे अमेरिका का समर्थन इन्हें इंटरनली मिलता चला गया। परिणाम क्या निकला? सत्ता उखाड़ कर फेंक दी। इन भाई साहब ने इसके तगड़े मजे लिए। कैसे? खुद की हालत खराब है, खुद चंदे से जी रहे हैं, कई देशों का समर्थन प्राप्त हो तब जाकर के तो युद्ध में खड़े हो पा रहे हैं। लेकिन भाई साहब ये सीरिया के समर्थन में खुद उतर के आए और कहा कि देखो सीरिया वालों, तुमने जिस तरह से पुतिन को डिफीट दी है, मैं तुम्हारे साथ हूं। भाई साहब साथ देने के नाम पर ये व्यक्ति अपने मंत्री को सीरिया भेज दिए, वहां पर जाकर के अपनी कॉन्सुलेट खुलवा दिए, बाकायदा अनाज दान कर दिए कि सीरिया वालों के लिए हम अनाज देंगे। मतलब यहां पर यूक्रेन जो खुद चंदे के पैसे से जिंदा है वो सीरिया की मदद करने आगे निकल पड़ा, क्योंकि इस बात का सिंबॉलिक महत्व बहुत था। सिंबॉलिक महत्व किस बात का? कि हमने रूस को हरा दिया है, रूस इस फ्रंट पर हार गया है। ये लोगों को पता ही तब चला जब यूक्रेन ने इन्हें सेलिब्रेट करना शुरू किया। अब जब यूक्रेन ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है तो अमेरिका तो उसके साथ दहेज में आया हुआ है। तो ऐसे में उसको यहां पर पूरी तरह से जो यूक्रेन की मदद मिल रही थी वो असल में अमेरिकी सहायता ही माना जा रहा था, कि अमेरिका का संदेश है कि हाँ भाई साहब इनकी मदद करो। तो बस सारा का सारा सेंटीमेंट पुतिन विरोधी होता चला गया। और इस पूरे सेंटीमेंट से एक बात समझ में आनी चाहिए कि जेलेंस्की ये सारा प्रयास केवल और केवल पुतिन को नीचा दिखाने के लिए कर रहे थे कि पुतिन, तुम्हारी सेना को तुम्हें वहां से निकालना पड़ गया, इससे ही पता चल गया कि तुम्हारी सेना हमने मार डाली है। पुतिन को साइकोलॉजिकल यहां पर डिफीट हुई। और इस समय वाकई में यह बात जानने की है कि पुतिन को आज असल में इस्तांबुल में मिलना था ट्रंप से,
तो ना तो ट्रंप गए हैं इस्तांबुल और ना ही पुतिन आ रहे हैं इस्तांबुल, दोनों ने कैंसिल कर दिया है। हालांकि ट्रंप के लिए तुर्की जो है, मतलब तुर्की के अंदर मध्यस्थता की वार्ता होनी थी रशिया यूक्रेन के बीच में, आज वो वार्ता के अंदर केवल एनवॉयज आएंगे, पुतिन ने आना कैंसिल कर दिया है। इसके पीछे का बड़ा रीजन यही माना जा रहा है कि पुतिन इस घटना से कहीं ना कहीं इंटरनेशनल अभी एम्बेरसमेंट के अंदर जी रहे होंगे कि ये उनके साथ बहुत तगड़ा खेल हो गया है। ठीक है, खैर जियोपॉलिटिक्स में ये सारी की सारी जो चीजें घटी, उन सब का जो असली फायदा हुआ वो इन भाई साहब को हुआ। वो कैसे हुआ? इन्होंने असल मायने में सीरिया के प्रेसिडेंट को बढ़िया तारीफ करते हुए एक काम चिपका दिया और वो कहा कि तुमको इजराइल के साथ अपने रिश्ते सामान्य करने होंगे और अब्राहम अकॉर्ड पर तुम्हें दस्तखत करना होगा। अब्राहम अकॉर्ड क्या था? ये वही अकॉर्ड था जिसके माध्यम से यूएई ने इसको मान्यता दी थी, इजराइल को मान्यता दी थी, मोरक्को ने दी थी, सूडान ने दी थी, बहरेन ने दी थी कि तुम्हें भी उसको मान्यता देनी पड़ेगी। तुम मुस्लिम देश हो, भले ही मुस्लिम हो, तुम्हारा दुश्मन फिलिस्तीन को खत्म करने वाला इजराइल हो, लेकिन फिर भी तुम्हें उसे मान्यता देनी होगी। आतंकियों को भगाना होगा, फिलिस्तीनी आतंकियों को भी देश से बाहर निकालना पड़ेगा। मतलब अब हमास जो है ना, वो जाकर के सीरिया में शरण नहीं पा सकता, इस्लामिक स्टेट को भी अब शरण नहीं मिलेगी। ये पूरा की पूरा ट्रंप ने इनसे कहलवा लिया है। ऐसे में अब अब्राहम अकॉर्ड की व्यापकता और बढ़ने लगेगी, इजराइल को मिडिल ईस्ट के देश दुश्मन होते हुए भी स्वीकारने लगेंगे, और जब ऐसा होगा तो मिडिल ईस्ट की राजनीति तो बदलना तय हो चुकी है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि इजराइल के अंदर जो ये गाजा पट्टी है जिस पर नजर ट्रंप की टिकी है, ट्रंप ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो अपना गाजा बनाना चाहते हैं या सबको साफ करके अपना शासन लाना चाहते हैं, पूरी तरह से एक नया शहर बसाना चाहते हैं। यह सपना कितने दिन में पूरा होता है? शुरुआत में लग मजाक रहा था, लेकिन अब वो हकीकत में होता दिख रहा है। ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नाम पर आधा यूक्रेन ले चुके हैं, ग्रीनलैंड जाते जाते ले ही जाएंगे। दूसरी तरफ पनामा की चर्चा नहीं है, लेकिन हां भाई साहब इनकी टीम काम कर ही रही होगी। और गाजा का जो इन्होंने हाल अभी किया है, वो शायद ही जो समर्थक लोग हैं जो ये मानते हैं कि फिलिस्तीन का समर्थन करना चाहिए, गाजा का समर्थन करना चाहिए, वो असल में सऊदी से सवाल पूछें कि आप रिलीजन के नाम पर व्यापार कैसे कर सकते हैं। ये सवाल सऊदी के लिए ट्रंप छोड़ गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों से साझा करें। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी